हेलो बच्चों। तो बच्चों आज अपन प्रक्षेप्य गति के बारे में डिस्कस करेंगे कुछ थोड़ा बहुत। प्रक्षेप्य गति, प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है बच्चों। अब बच्चों देखो प्रक्षेप्य गति क्या होती है मेरे बच्चों। प्रक्षेप्य गति जो होती है वो द्विविमीय गति का ही पार्ट होता है। द्विविमीय गति का ही क्या है, द्विविमीय गति का एक पार्ट है, ठीक है। और ये कब एग्जिस्टेंस में, यानी इसको अपन ने प्रक्षेप्य क्यों बोला है, क्योंकि इसमें जो फोर्स लगता है ना, यानी जो गति होती है किसी कण की, जो कण की गति गुरुत्वीय त्वरण के प्रभाव में होती है। गुरुत्वीय त्वरण के प्रभाव में की जाती है। ये चीज तो अपने बेसिक सी बातें की बच्चों कि प्रक्षेप्य गति जो होती है वो द्विविमीय गति का एक पार्ट होता है। द्विविमीय गति का एक पार्ट जो होता है उसको प्रक्षेप्य गति बोलते हैं। क्यों बोला, क्योंकि इसमें जो कण जो द्विविमीय गति कर रहा है ना, वो किसके प्रभाव में कर रहा है, किसके प्रभाव में कर रहा है, गुरुत्वीय त्वरण के प्रभाव में कर रहा है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे अब बच्चों देखो अपने द्विविमीय गति के बारे में कुछ डिस्कस किया हुआ है पहले से। आपके सर ने यानी मैंने आपको क्लास में बताया है मेरे बच्चों कि जो द्विविमीय गति होती है ना वो कब होती है, जब कण की गति की दिशा व कण पर लगने वाले त्वरण की दिशा के मध्य कोण 0 डिग्री तथा 180 डिग्री के अलावा के अतिरिक्त कुछ भी हो तब तो कण द्विविमीय गति करेगा। जब तक कि दोनों के मध्य कोण 0 या 180 डिग्री, जब तक कि दोनों के मध्य कोण 0 डिग्री न बन जाए तब तक उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी बच्चों। समझ आए बच्चों? ध्यान देखो, यदि कोई कण द्विविमीय गति कब करेगा, जब उस कण पर, मान लो कोई कण है अपने पास, दुशुन, ये कोई पार्टिकल है, कोई कार है ना बच्चों। अब इस पे इसकी गति की दिशा ये रही और इस पे लगने वाले त्वरण की दिशा भी ये रही, तो दोनों की दिशा एक है, तो एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। तो अब ये जो कार जाएगी ना बच्चों, ये हमेशा एक वे में ही गति करेगी, द्विविमीय गति नहीं करेगी, इसमें कोई भी प्रक्षेपण नहीं लगेगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। पहली चीज समझ। अब दूसरी चीज, यदि ये कार जो है आपके पास, ये कण है और इसकी गति की दिशा ये रही और त्वरण की दिशा इसके विपरीत है, इस पे लगने वाले त्वरण की दिशा, तो अब एंगल कितना हो गया 180। अब भी ये सीधा ही जाएगा, द्विविमीय गति नहीं करेगा। लेकिन बच्चों अब ये जो कार है इसकी गति की दिशा ये रही और इस पे जो त्वरण है वो इधर लगा लिया अपने, पकड़ के खींच लिया इस साइड। तो अब ये जो कार होगी ना बच्चों, देखिए क्या करेगी कि ये ऐसे मूव करेगी। तो अब ये जो टेढ़ी मेढ़ी जो भी गति करेगी ये ऐसे वो कहलाएगी इसकी द्विविमीय गति। क्या कहलाएगी मेरे प्यारे बच्चों, द्विविमीय गति। अब अपन को इसमें ये ए के बारे में नहीं मालूम बच्चों, इसलिए अपन इसको ऐसे टेढ़ी मेढ़ी बना देते हैं, है ना। लेकिन मान लो ये ए अपन को बोल दिया, ये ए क्या है, जी है, ए क्या है, ये जी है, यानी अपन ने ऐसे आराम करना है ना बच्चों, यू ऐसे, जी हमेशा नीचे, तब वो जो द्विविमीय गति होगी वो क्या हो जाएगी, प्रक्षेप्य गति, ठीक है बच्चों, समझ में आया। और सुनो बच्चों ध्यान से, और कब तक रहेगी ये गति, द्विविमीय गति
करेगा जब तक कि दोनों के मध्य कोण 0 डिग्री ना बन जाए। यानी ये जो गति जो u है, u की दिशा g की दिशा में नहीं आ जाए। तो बच्चों देखो, जैसे मैं ये चौक को ऐसे फेंक दूं तो एंड में ये देखो द्विवी में गति करता 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 लास्ट में ये कब तक जाएगा, जब तक कि ये g की दिशा को अचीव नहीं कर ले। जब दोनों एक दिशा में जाते हैं फिर तब ये सीधे भागने लग जाते हैं, तो वो एक वी में गति रहती है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इतना आपको समझ में आ गया। चलो अब देखो बच्चों, अपन को करना क्या है कि द्विवी में गति को अपन हल कैसे करते हैं, यानी प्रक्षेप गति को अपन हल कैसे करते हैं। तो प्रक्षेप गति को हल करने के लिए अपन दो एक वी में गति क्या कर लेते हैं, मैं इसको कन्वर्ट करके फिर अपन इसको समझते हैं, है ना बच्चों। तो देखो द्विवी में गति को हल कैसे करेंगे, दो एक वी में गति में कन्वर्ट करके। देखो तो द्विवी में गति या प्रक्षेप गति ना, द्विवी में गति को हल करने की ट्रिक जो भी है, देखो अपन को तो क्वेश्चन करने से मतलब, क्वेश्चन को मारने से मतलब ना, क्या आइडिया लगा रहे हैं क्या नहीं लगा रहे हैं वो उससे मतलब नहीं है बच्चों, है ना। तो देखो द्विवी में गति को हल करने की ट्रिक अपन कैसे करेंगे, दो एक वी में गति में कन्वर्ट कर लेंगे, दो एक वी में गति में क्या कर लेंगे, इसको कन्वर्ट कर लेंगे, दो एक वी में गति में। तो देखो चलो मैं प्रक्षेप गति की बात करूं, सिंपल सी बात है, प्रक्षेप गति है ना। तो बच्चों देखो प्रक्षेप गति मैंने इस प्रकार यहाँ पे कोई कण लिया, उसको उसका वेग ये दिया u इस साइड, g किधर है इस पे इधर, क्या इन दोनों के बीच में एंगल 0 है, नहीं है, एसएससी है, नहीं है। तो अब ये कण क्या जाएगा, द्विवी में गति करेगा, कब तक करेगा, जब तक कि इसकी आत्मा को शांति नहीं मिल जाए, यानी ये g में यहाँ नहीं है, g की दिशा में है। अब बच्चों देखो g की दिशा में आ रहा था, लेकिन इसको अपने धरातल जो कि समतल था उसने इसको रोक लिया। यदि ये नहीं रोकता तो ये g की दिशा में जाकर ही दम लेता, है ना बच्चों, समझ में आया ना। तो ये यहाँ रुक गया। अब जब ये यहाँ रुक गया तो अपन से क्या क्या पूछा जाएगा कि इस कण की क्षैतिज दिशा में टोटल दूरी, जिसे अपन बोलते हैं परास आर से अपन डिनोट करते हैं, और क्या पूछा जाएगा, इस कण के द्वारा अधिकतम ऊंचाई कितनी होगी, अधिकतम ऊंचाई को ग्रहण करने कितनी होगी, या आपसे पूछा जाएगा अधिकतम ऊंचाई को ग्रहण करने में लगा समय कितना होगा, या आपसे बोला जाएगा कि ये कण ने हवा में कितना समय लिया हवा में रहने के। तो चार चीजें आपसे पूछ ली जाएगी। कौन कौन सी चीज, पहली चीज आपसे पूछा जाएगा क्या कि कण द्वारा अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय, कण द्वारा अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचने में लगा समय, ये पूछ लिया जाएगा पहला क्वेश्चन। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, अधिकतम ऊंचाई कितनी होगी, कण की अधिकतम ऊंचाई कितनी होगी। अच्छा तीसरा क्वेश्चन आपसे बोला जाएगा क्या, तो हवा में रहने का कुल समय, अब हवा में रहने का कुल समय इसका मतलब समझ जाओ बच्चों, जो क्या बोला है उड़ान काल, क्या बोला है मेरे प्यारे कालो, उड़ान काल है ना बच्चों। फिर चौथा क्वेश्चन कि क्षैतिज में कुल दूरी, तो क्षैतिज में कुल कितनी दूरी तय की, क्षैतिज में कुल कितनी दूरी तय है। तो ये चार प्रकार के विशिष्ट प्रकार के क्वेश्चन जो कॉमन से क्वेश्चन है, और ये तो आपको आने ही चाहिए प्रक्षेप गति में ना बच्चों। तो देखो मैंने आपको बोला कि प्रक्षेप गति द्विवी में गति का एक पार्ट होता है, और द्विवी में गति को हल करने के लिए एक ही तरीका है क्या कि दो एक वी में गति में कन्वर्ट कर लो। तो दो एक वी में गति में कन्वर्ट करना है, यानी ये जो कण जो ऐसे जा रहा है, जब ये यहाँ पे था तो इसका अपन ने देखो लोकेशन में फिक्स करा हुआ, जब ये पॉइंट यहाँ पे था, ये कण यहाँ पे था, तो मैंने इसको ये दिखा दिया, ठीक है। जब ये कण यहाँ पे था तो मैंने इसको इधर दिखा दिया। अब जैसे ही बच्चों ये कण इधर आएगा, तो
आप देखना कि इस कण की छाया एक इधर भी जाएगी और एक इधर भी जाएगी। यहाँ पे जब ये पहुंचेगा तो एक कण की छाया इधर भी बनेगी और एक कण की छाया इधर भी बनेगी। इसका भी कुछ मान होगा, इसका कुछ मान होगा, दोनों को मिला के लेंगे तो ये बन जाएगा। समझ में आया बच्चों? ओके मेरे लालो, अब देखो जब ये कण यहाँ पे आया, अधिकतम ऊंचाई पे आया, यहाँ आया, तो जब ये कण अधिकतम ऊंचाई पे आया तो बच्चों इसकी जो दूरी होगी, इसकी जो छाया बनेगी एक्स पे, वो यहाँ बन जाएगी। तो यहाँ से इतनी हो गया। जब ये कण यहाँ से यहाँ आया तो इसकी एक्स में छाया ये बन गई सीधी। अब देखो सीधा जा रहा है जू 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 जू, और ये किधर जा रहा है वाई में ऊपर। जब ये इधर था ना तो इसकी वाई में छाया किधर जा रही है ऊपर, सीधा बिल्कुल सीधी। तो यानी इसकी छाया कहां तक जाएगी, यहाँ तक। अब जब देखो बच्चों, जब ये वाला कण यहाँ नीचे आ रहा है ऐसे यहाँ आया, अब जब देखो जब यहाँ आया तो इसकी छाया पे देखो एस एक्स की छाया, छाया बच्चों छाया ही देखना, दूसरी छाया नहीं देखना। तो जब ये एस एक्स पे आया तो देखो अभी भी ये सीधा जा रहा है, एक्स एक्स की छाया तो अभी भी सीधी जा रही है, लेकिन वाई की छाया से गड़बड़ी हो गई। क्या? अब वो ऊपर ना जाके सीधा, देखो पहले सीधा गया स्ट्रेट यहां तक पहुंच गया। जब ये नीचे आया तो इसकी वाई में जो छाया बन रही है वो नीचे आने लगी, और जैसे ये कहां पहुंचा मेरे बच्चों, ये यहां पहुंच गया, टकरा गया, तो इसकी ये वाली छाया तो यहां आ गई और इसकी ये वाली छाया यहां आ गई। ठीक है बच्चों? तो देखो यदि मैं इसका एनिमेशन बनाता हूं, ध्यान से समझना, तो ये चौक थे मेरे, ये दोनों ऐसे थे। जब ये वाला कण, देखो बच्चों जब ये वाला कण ऐसे जा रहा है ना समय के साथ, तो इस पे गौर करना, ये कैसे करेंगे, ऐसे। समझ में बच्चों? यानी जब ये पूरा कण ऐसे चल के ऐसे यहां आ गया तो इनके साथ ऐसे वापस सुन, देखो 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 ऐसे ऐसे। समझ में आया बच्चों? तो ये वाली द्विविमीय गति को अपन ने दो एक विमीय गति का इसी से बात करेंगे ना, ऐसे नहीं समझ में आया? ये तो यानी ये व्हाइट कलर का चौक y अक्ष में एक विमीय गति और ये ब्लू वाला s अक्ष में एक विमीय गति। तो अपन ने दो गति में कन्वर्ट कर लिया इसको, एक तो s अक्ष में एक विमीय गति और एक y अक्ष में एक विमीय गति। समझ आया बच्चों? y अक्ष में जो एक विमीय गति है वो ऊपर जाके वापस से आ रहा है, और s अक्ष में जो एक विमीय गति है वो वापस से आ नहीं रहा। अब बच्चों एक विमीय गति में आपके सामने आपको बताया है कि जब पार्टिकल लौट के वापस से आता है रिवर्स बैक, इसका मतलब उस पे त्वरण किधर लग रहा है, विपरीत दिशा में। अब बच्चों देखो मैंने क्या करा, इसके घटक कर लिए, इस u के घटक कर लिए। एक घटक तो करा मैंने x में जिसे मैंने बोला ux, और एक करा मैंने y में जिसे मैंने बोला uy। ठीक है? अब y अक्ष की जो छाया ऐसे जाके ऐसे आ रही है, उसका प्रारंभिक वेग कितना है मेरे प्यारे बच्चों, uy। कितना है, uy। ठीक है बच्चों? और इस पे जो त्वरण लग रहा है ना, वो त्वरण किधर लग रहा है, विपरीत दिशा में। तो y अक्ष में जब हम बात करेंगे, y अक्ष में एक विमीय गति जब हम बना रहे हैं, y अक्ष में एक विमीय गति, तो y अक्ष में जो एक विमीय गति बनाई मेरे बच्चों, उसका प्रारंभिक वेग uy है। ठीक है? और इस पे जो त्वरण लग रहा है ay, वो क्या लग रहा है, -g नीचे की तरफ। ठीक है बच्चों? समझ में आया नहीं है? चलो ऐसे ही s अक्ष में एक विमीय गति जो अपने बनाई, वो लौट के नहीं आ रही वापस से, वो तो सीधे सीधे जा रही है। s अक्ष में एक विमीय गति, तो s अक्ष में जो एक विमीय गति थी बच्चों, उसमें देखो ux हो गया प्रारंभिक वेग ux, और इस पे जो त्वरण था वो कितना है, 0। त्वरण 0 है ना, इस पे त्वरण नहीं लग रहा, तभी तो ये ऐसे जा रहा है, इस पे त्वरण है ही नहीं। समझ में आया बच्चों? तो ये दोनों पॉइंट समझ में आ गए। अब अपन करते हैं इन क्वेश्चनों को डील। ठीक है? तो एक विमीय गति में कन्वर्ट कर लिया। अब पहला क्वेश्चन, कण द्वारा अधिकतम ऊंचाई में पहुंचने में लगा समय। बच्चों अधिकतम ऊंचाई ऊपर होती है कि नीचे होती है, ऊपर होती है ना बच्चों। तो जब ऊपर होगी तो बोलो कौन सी वाली गति से डील करेंगे, y अक्ष में एक विमीय गति। बोल y अक्ष में जो छाया होगी ना वही तो ऊपर जाएगी, उससे बोलेंगे बता तू एंड तक कहां तक गई, तो उसने बोला मैं एंड तक यहां पे गई। तो एंड पे यहां से यानी y अक्ष के छाया द्वारा यहां से यहां तक पहुंचने में जो समय होगा
वही क्या जाएगी, अधिकतम ऊंचाई में लगा, क्योंकि इससे ऊपर तो ये जाएगी नहीं, अधिकतम ऊंचाई पहुंचने में लगा समय। अच्छा, अधिकतम ऊंचाई में जब u y यहां से चला, यहां लौट के वापस आ रहा है, तो वेग कितना जाएगा इसका, v by 0। अरे वेग 0 होगा तभी तो नीचे आएगा, यदि वेग 0 नहीं होता, y अक्ष में जो छाया है उसका वेग यदि 0 नहीं होता मेरे बच्चों, तो वो ऊपर तो जाता, वो तो फिर वेग 0 नहीं होता तो वो फिर ऊपर जाता, नीचे नहीं आता लौट के। समझ में आया बच्चों? हाँ गुरुजी ये सही है। तो देखो, तो अपन क्या बोलेंगे कि जो y वाला कण था ना, इसके ऊपर प्रारंभिक वेग था uy, अधिकतम ऊंचाई जहां पे इस पे वेग कितना होगा इसका vy 0। ठीक है, अब मुझे समय निकालना है, कितना क्या निकालना है यहाँ पे, समय, पहुंचने में लगा समय। तो कौन, और g की तरह इसमें नीचे, तो गति का प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस at ये लगाऊंगा, तो v कितना है v0, u कितना है uy, a कितना है माइनस के g, नीचे की तरफ ना माइनस के g t, तो t बराबर कितना रहा है uy बटे g, इज द आंसर। समझ में आया बच्चों, ये चीज समझ आ गई। तो अधिकतम ऊंचाई में पर पहुंचने में लगा समय t बराबर क्या होगा uy बटे g। सिंपल सा क्वेश्चन है, uy के घटक घटक कौन कौन सा है, uy के घटक आप कर रहे हो u sin थीटा ले लो सब, है ना, वो घटक से अपन देखो बड़े हो गए बच्चों, घटक घटक की बात नहीं करेंगे, सीधे ये पर लगाएंगे ऐसे। ठीक है मेरे बच्चों, अब देखो बच्चों, अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, अधिकतम ऊंचाई कितनी होगी। अच्छा बच्चों, समय आ गया मेरे पास कि ये पार्टिकल यहां से लेके यहां तक t समय में लगा है, तो अब मुझे क्या निकालना है, ऊंचाई h, तो h कितना हो जाएगा, तो बच्चों h निकालने के लिए x बराबर ut प्लस आप लगा लो, या फिर आपको क्या लगाओ, तृतीय समीकरण लगा लो। तो गति का तृतीय समीकरण लगाएंगे इस वाली गति में, इसी में, तो क्या जाएगा v स्क्वायर बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2ax, ये होता है। तो v कितना है 0 माइनस u कितना है uy का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2a कितना है माइनस के g, x कितना है h, मैक्सिमम h लिए ना, तो h बराबर कितना जाएगा यहाँ से uy स्क्वायर बटे 2g। अरे हाँ, माइनस से माइनस, अरे वाह गुरुजी, ये तो और भी मजे आ गए। h बराबर कितना रहेगा uy स्क्वायर बटे 2g। सिंपल सा, बिल्कुल सिंपल सा। अभी पश्चिम गति में तो अपन रिसर्च कर ही नहीं रहे, बिल्कुल सिंपल सी बातें कर रहे हैं बच्चों। चलो ये आ गया। अब बच्चों अपन देखो तीसरी बात करेंगे। तीसरी बात क्या है, हवा में रहने का कुल समय। अच्छा बच्चों, हवा में रहने का कुल समय देखो, यहाँ से यहाँ चला कितना समय में t, फिर यहाँ से वापस से लौट के आया यहाँ, जब तक ये नीचे नहीं आ रहा y अक्ष का कण, y अक्ष की छाया, यानी इस वाले कण की जो y अक्ष में छाया है शैडो है, वो जब तक नीचे नहीं आ जाती ना बच्चों, तब तक वो क्या रहेगा, हवा में तो रहेगा, तब तक वो कहाँ रहेगा, हवा में रहेगा। तो नीचे ऊपर जाने में लगा समय t, तो वापस से नीचे आने में लगा समय कितना लगेगा t। क्यों? क्योंकि उसका g क्या है, फिक्स है, u क्या है, फिक्स है, तो वो नियत ही रहेगा बच्चों, मतलब प्रारंभिक वेग u। तो टोटल टाइम t बराबर कितना आएगा 2t, तो t बराबर t कितना है uy अपॉन g, तो 2uy अपॉन g, तो ये हो गया इसका टोटल टाइम। तो टोटल टाइम हवा में रहने का कुल समय कितना हो जाएगा मेरे लालो, ये हो जाएगा t बराबर 2uy बटे g। ओहो, अभी तक देखो x की तो अपन ने बात ही नहीं करी, x कह रहा है मुझे याद करो, तो चलो x अक्ष में एक भी में गति की बात करते हैं। तो देखो 4 टाइप के क्वेश्चन में 3 टाइप के क्वेश्चन का आंसर तो y अक्ष की छाया ने ही दे दिया बच्चों। अब अपन बात करेंगे क्या, क्षैतिज में कुल कितनी दूरी। तो बच्चों क्षैतिज में कुल कितनी दूरी होगी, तो देखो क्षैतिज में अपन क्या लगाएंगे, एक भी में गति, तो क्षैतिज में कुल कब तक दूरी तय करेगा बच्चों, वो छाया क्षैतिज में कब तक जाएगी, जब तक कि y वाला नीचे नहीं आ जाता। नीचे जैसे आया वो तो फिर वो रुक जाएगा, जैसे ये यहाँ से यहाँ नीचे आया तो अब ये थोड़ी जाएगा उससे आगे, तो वो क्या होगा इसके अधिकतम। तो देखो इसको कितना चलाना है, a y तो इसके पास g रही है, तो ये सिंपल सा सूत्र क्या लगेगा इसमें, तो यदि ये 0 ना, तो देखो द्वितीय समीकरण कहते हैं x बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, द्वितीय समीकरण गति का दूसरा समीकरण ये था ना बच्चों। अब x के लिए लगा लो मैं, अब देखो x बराबर ut प्लस a कितना है x में, इसमें a 0, तो x बराबर ut। अब x मुझे लेना है r अधिकतम,
u कितना है इसका ux, t कितना है इसका कैपिटल T, टोटल समय जो निकाल ये वाला। तो r बराबर कितना जाएगा, r बराबर जाएगा ux कैपिटल T, कैपिटल T के यहां से रख दो तो 2ux uy बटे g। तो बच्चों समझ में आया। तो देखो अब अपने पास क्या है, इस सूत्र को अपन बगल में लिख के और फिर आगे की डिग्री देखते हैं बच्चों। तो समझाया क्यों मैंने, अभी देखना बच्चों, इसलिए मैंने इसको एक्सप्लेन किया। तो पहला t आ गया uy बटे g, कैपिटल T आ गया 2uy बटे g, कैपिटल H आ गया, ये घटक है ना बच्चों, उसके घटक का कैपिटल H आ गया uy स्क्वायर बटे 2g, और r आ गया अपने पास क्या 2ux uy बटे g। सिंपल सी बात है, ये तीन चार अपने बातें करी, सिंपल सी बात करी है बच्चों। अब देखो अब देखो मेरे बच्चों, ये जो अपने पास चार टाइप की बातें आई, इसके कोरस्पोंडिंग, अच्छा अपन ने प्रक्षेप का पथ तो निकाल नहीं, चलो प्रक्षेप का पथ का समीकरण मैं लिख देता हूं, आप इसको ड्राइव कर लेना बच्चों, ठीक है। y बराबर x tan थीटा माइनस के g x स्क्वायर बटे 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये केवल इसी के लिए ये वाला जो एग्जांपल था, अलग अलग एग्जांपल के लिए फिर अलग अलग लगाना पड़ेगा ना बच्चों। तो मैं ये बोलूंगा आपको मेथड याद रखना है, कॉन्सेप्ट याद रखना है बच्चों, कैसे अपन क्या करना है और उससे मतलब। अच्छा इसको ले लो, देखो y बराबर x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बटे 2u स्क्वायर है ना बच्चों, cos स्क्वायर थीटा ऊपर जाएगा तो sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और sec स्क्वायर थीटा का tan स्क्वायर क्या जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है मेरे बच्चों, तो ये इस प्रकार से कर सकते हैं ना बच्चों। अब सुनो, अब मैं बात करता हूं किसमें, नत्तल के लिए। मैंने बात करी मेरे बच्चों कि नत्तल के लिए प्रक्षेप गति कैसे अपन करेंगे, नत्तल, तो नत्तल में प्रक्षेप गति, तो देखो नत्तल में प्रक्षेप गति करनी है ना हम लोग। तो मैं ये अपने पास समतल था पहले, धरातल, ये समतल फ्लैट बिल्कुल। अब इसके ऊपर एक तल है, ये ऐसे फिसल पट्टी, ऐसे फ्लैट नहीं था, रैंप नहीं था, वो रैंप, और इसने एंगल कितना बना रखा है नत्तल से थीटा है ना बच्चों। अब ये जो रैंप बना, अब अपने क्या करा, यहां से एक कण है जिसको ऐसे फेंका अपने यू वेग से ना बच्चों, और इस पे जी किधर लगा है, जी ऐसे नीचे लगा है। तो बच्चों क्या ये 180 है क्या, नहीं मेरे बच्चों 180 नहीं है, पूरा पूरा ना कुछ एंगल है, तो कैसे गति करेगा, दीवी में गति ऐसे, तो ये ऐसे जाएगा। ठीक है बच्चों, अब अपन को इसके ऊपर रिसर्च करना है, कैसे रिसर्च करेंगे, तो मेरे वालों इसके ऊपर जो अपन रिसर्च करेंगे ना, उसके लिए अपन क्या करेंगे, देखो बच्चों मुझे क्या चाहिए, दो एक ही में गति चाहिए ना। अब दो एक ही में की गति के लिए मुझे x अक्ष चाहिए और y अक्ष चाहिए। अब कह गए बच्चे क्या करेंगे, हमेशा इसको ही x अक्ष मानते हैं और इसके ऊपर वाले को ही y अक्ष मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है आपको बच्चों। आपको x अक्ष और y अक्ष जो मानना है ना, वो x अक्ष ये रहा, y अक्ष ये रहा, आप इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर लो ऐसे, ये x y ये रहा, x ये रहा। अब इसमें अवयव लिया, जो भी क्वांटिटी है, u लाना है, विस्थापन लाना है, समय लाना है, g लाना है, a लाना है, जो भी, ऐसे इसमें a लिया हो, u लिया हो, y लिया हो। ठीक है बच्चों, समझ में आया ना, अरे गेटिंग माय पॉइंट। तो अपन क्या करेंगे कि y और x को ऐसे ना मान के मैंने किसी को x मान लिया और y को क्या मान लिया, इसके परपेंडिकुलर, ये ऐसे कर लो, खत्म कहानी। कौन मना करता है, अरे ये भी तो x और y है ना, कौन कह रहा है x y, इसको डेटा करो, ये दे, तो x y यही x y। यदि आप सोचते हो कि हमेशा x y यही है, नो, ये भी x y है, ये भी x y, समझ आया बच्चों। तो वो कहां, तो नजरिए का फर्क है बच्चों, कौन किस नजर से देखता है। और नत्तल से ये एंगल मान लो अल्फा है। अब आओ बच्चों बात करते हैं घटक की, g नीचे रहता है हमेशा, चाहे ऊपर नत्तल ऊपर हो चाहे कैसे, g हमेशा कहां रहेगा, नीचे। तो इधर देखो g हमेशा इसके ऊपर नीचे है ना बच्चों। अब इस g के मुझे घटक करना है, क्यों, क्योंकि एक तो y के समांतर है ना, तो देखो ये तो y हो गया, ये y वाले में, और ये अपने x वाला ये।
ठीक है बच्चों। अब जब इसमें एंगल कितना है थीटा, तो ये घटक हो जाएगा जी कोस थीटा और ये हो जाएगा जी साइन थीटा। अब सुनो बच्चों, अब इसी एक्स वाई को मैंने क्या करा, ऐसे बना लिया जैसे अपन बनाते हैं ना अभी तक ऐसे, और ये कण को ऐसे। अब नक्कल की मैं बात ही नहीं कर रहा, मैंने तो इसको ऐसे कर लिया, और जिसमें मैंने बोल दिया क्या कि एक कण है और ये कण पे वेग कितना है u, एंगल कितना बना है अल्फा, और इस पे इस कण पे इधर लग रहा है त्वरण, x में त्वरण कितना लग रहा है g sin थीटा त्वरण लग रहा है, और इधर त्वरण लग रहा है कितना g cos थीटा। खत्म कहानी का ये। अब ये पार्टिकल यहां तक चला, अब इसके पर नक्कल की सारी कहानी लिख दो। अब इसमें कहानी में लिखने में क्या हो जाएगा बच्चों, देखो इसका x में y में, पहले y अक्ष में एक v में लगा लो, y अक्ष में एक v में, y अक्ष में एक v में लगा लो। तो y अक्ष में एक v में जो लगाएंगे uy मान लो, जो भी u है उसको घटक कर लेना बाद में ना, uy जो है। अच्छा ay अब इसके पास कितना जाएगा, पहले ay आ रहा था पहले माइनस g, पहले तो आ रहा था माइनस g, पहले वाले जो में थे माइनस g ना। अब ay कितना आ रहा है, अब ay आ रहा है माइनस के g cos थीटा। तो जहां जहां g आए ना ay में, जहां जहां g आ रहा है वहां वहां क्या लगा लो g cos थीटा, जहां जहां g आ रहा है वहां वहां क्या लगा लो g cos थीटा। खत्म बात। और वाह कितना सिंपल सा है मुझे। तो gy कैसे कैसे रहेगा, सेम बस अल्फा डालना है कंपोनेंट करके u, देखो uy कब क्या जाएगा u sin अल्फा, ठीक है। और ay की जगह पर जहां g आया ना, जहां g आया वहां क्या डाल लो g cos थीटा, g आ रहा है g cos थीटा डाल। आगे बढ़े माय पॉइंट बच्चों, समझ में आ रहा है ना। और दूसरी चीज, अब x अक्ष की बात करो, x अक्ष में एक v में गति, तो x अक्ष में एक v में गति जब करेंगे तो x अक्ष में कितना जाएगा कंपोनेंट ux, और ax अब देखो पहले ax 0 था, अब ax 0 नहीं है, अब ax कितना है माइनस के g sin थीटा। ला लो, समझ में आया कि नहीं आया। अब ax कितना है माइनस के g sin थीटा। तो अब ये जो परास आ रही थी ना, ये वाली परास, ये जो परास आ रही थी, अब ये परास सिंपल ऐसे नहीं आएगी, क्योंकि तो उसमें तो ax 0 था, इसमें ax 0 नहीं है। अब इसमें जब अपन लगाएंगे वही दूसरे समीकरण, तो x यानी r, x बराबर ut, ut u x है ना, t यानी टोटल टाइम माइनस 1/2 g, g की वैल्यू कितनी रखोगे ax के वैल्यू g sin थीटा और t स्क्वायर। तो ये वाला सूत्र आपको लगाओगे, ठीक है मुझे समझ में आया। तो अब आप परास की जगह कौन सा सूत्र लगाओगे, ये वाला ux के यहां से निकालना घटक करके, t की वैल्यू ये 2uy बटे g की जगह क्या लिखोगे g cos थीटा, g की जगह लगोगे g cos थीटा, sin थीटा ऐसे कैसे है ना, ये sin थीटा और t स्क्वायर। तो ऐसे समझ में आया अपन क्या कह रहे हैं। तो आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों, कैसे अपन ने इसका एक्सप्लेन किया। चलो अब अपन बात करेंगे बच्चों इसकी। आपसे क्वेश्चन में बोला गया है, मान लो आपसे क्वेश्चन बोला गया कि नत्तल में जो प्रक्षेप्य गति हो रही है उसकी अधिकतम परास कितनी होगी, अधिकतम परास कितनी होगी, यानी मैं उसको अधिक से अधिक दूरी पे कब फेंक सकता हूँ, अधिकतम परास कितनी होगी, कितने एंगल पे क्या रखना है, क्या करना है। जैसे सिंपल वाले में इसमें आपने पढ़ा होगा 45 डिग्री पे अधिकतम परास होती है, इस वाले में तो है ना, ऊपर वाले में। अब नत्तल में आपसे पूछी गई है कि अधिकतम परास कितने एंगल पे होती है और कितनी होती है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों। तो इसके लिए देखो बच्चों मैथ में चलेंगे, मैथ में आपको सिखाएंगे कि किसी भी फंक्शन की अधिकतम या न्यूनतम वैल्यू निकालना। तो जब भी अपन को किसी भी फलन की अधिकतम या न्यूनतम वैल्यू निकालनी होती है तो अपन उस फलन का अवकलन करते हैं। क्या करते हैं अपन, उस फलन का अवकलन करते हैं, अवकलन करके उसको 0 के बराबर रखते हैं। किसके बराबर रखते हैं, 0 के बराबर। और उसका जो अवकलनीय फलन 0 जिस x के मान के लिए हो रहा है ना, वो x के मान के लिए वो क्या कहलाएगा फलन, या तो अधिकतम कहलाएगा या न्यूनतम कहलाएगा। तो ये बाद की बात है, अपन तो सिंपल क्या करेंगे बच्चों, इसका अवकलन कर देंगे परास का, ये अधिकतम निकालना है ना मुझे, तो मैं क्या करूंगा इसका अवकलन कर दूंगा किसके सापेक्ष, ये वाले अल्फा के सापेक्ष। ये थीटा नहीं, ये तो फिक्स है, ये अल्फा के साथ, ये तो वैल्यू करेगा, इसी को तो मुझे घुमाना है, इधर लगाओ इधर लगाओ इधर लगाओ इधर लगाओ, तो उसके कोरेस्पोंडिंग। ठीक है मेरे बच्चों, समझ है। तो अब मैं इस r का अल्फा के सापेक्ष क्या करूंगा, अवकलन करूंगा ना बच्चों। तो चलो अब r के अवकलन करते हैं।
तो लिख देते हैं r इज इक्वल टू यू एक्स टी माइनस 1/2 ax टी स्क्वायर। यही होता है r का, है ना। तो ये होता है ना, माइनस है ना, इधर एक ax के जगह माइनस लगा दे। हालांकि मैं लिखना तो मुझे प्लस ही चाहिए। अब ax के जगह मैं जो माइनस पुट करनी थी ना वो कर दूंगा, मैंने मिटा दिया। चलो कोई नहीं, इतना तो आपको याद हो जाएगा ना बच्चों। चलो अब देखो r UHCl, बच्चों UHCl क्या लोगे? U cos अल्फा, U cos अल्फा, UH का बेटा ये हुआ ना U cos अल्फा। अच्छा बच्चों T की वैल्यू क्या रखोगे? चलो पहले से करो, पहले तो करना इसी को सोल्व करते हैं। चलो UH लिखो, ठीक है। T की वैल्यू क्या रखोगे? T की वैल्यू रखोगे 2uy बटे, और यहाँ पे क्या आएगा G। तो अब क्या आएगा? G cos थीटा। अब G की जगह क्या रहेगा? G cos थीटा, है ना बच्चों। पहले G था, तब क्या आया? G cos थीटा प्लस 1/2 ax टी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर कितना रहेगा? 4 और uy का होल स्क्वायर, t यानी ये तो t है ना, और बटे g स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, समझ आया? ओके मेरे बच्चों, ये आपके समझ में आ गया। समझ आया ना ये चीज अपन ने कैसे करे? चलो कोई को किसी को बच्चों को दिक्कत हो तो कमेंट करेगा बच्चों, या फोन करेगा सर के नंबर पे। चलो अब देखो बच्चों क्या करेंगे अपन, इस 2 से ये जोड़ा, अब कॉमन क्या है? 2uy बटे g cos थीटा, 2uy बटे g cos थीटा कॉमन आ रहा है। तो क्या बचेगा अंदर? 2uy बटे g cos थीटा, तो यहाँ बचेगा ux प्लस uy ax, है ना, uy ax बटे g, एक g बच जाएगा, और cos स्क्वायर थीटा यानी cos थीटा। तो ये अपने पास बच गया बच्चों, ठीक है। अब अपन देखो बच्चों क्या करेंगे, वैल्यू और रख दो। अब खोलो 2 uy की वैल्यू कितनी जाएगी? uy की वैल्यू जाएगी u sin अल्फा, घटक करेंगे ना, बटे g cos थीटा। ये रख दिया ना। ये तो अपन ने पहले से बच्चों माइनस को प्लस करते आए ना, इसको तो पहले, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ux के लिए क्या रहेंगे? u cos अल्फा, ठीक है बच्चों। फिर माइनस, अब यहाँ माइनस आएगा क्यों? क्योंकि x के लिए क्या रहेंगे? माइनस के ना। और uy की वैल्यू कितनी है? uy की वैल्यू थी u sin अल्फा, और ax की वैल्यू कितनी है? ax की वैल्यू g, इधर करेंगे अपन तो g sin थीटा, है ना, g sin थीटा बटे, और ये कितनी है मेरे प्यारे बच्चों? g cos थीटा। ठीक है, कैसे आया? अच्छा g से g कट गया। अच्छा u लेके इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा कितना? r इज इक्वल टू 2u स्क्वायर, है ना, ये u बाहर ले लेना, 2u स्क्वायर sin अल्फा बटे g cos थीटा। अब देखो बच्चों क्या करेंगे, यहां से cos थीटा पर ने क्या ले लिया? एलसीएम ले लिया, तो ये जाएगा cos अल्फा cos थीटा माइनस sin अल्फा sin थीटा। बच्चों देखो आपके जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है, तो थीटा ये दिया हुआ है, अल्फा ये पूरा दिया हुआ है ना, तो इससे कंफ्यूज मत हो जाना। अपन ने थीटा ये माना है, अल्फा ये माना है ना बच्चों, तो इससे आप कंफ्यूज नहीं होना। पर आज का जो मान आएगा वो तो फिक्स मान आएगा, चाहे अल्फा थीटा किधर से ले लो, है ना। तो अपन इसके कोरस्पोंडिंग कर लेते हैं, तो समझेंगे। तो r बराबर बोलो कितना जाएगा? और तो देखो ये तो जाएगा cos a cos b माइनस sin a sin b, तो किससे सूत्र जाएगा ये जाएगा cos a प्लस b का सूत्र, cos a cos b माइनस sin a sin b, तो cos a प्लस b का सूत्र बटे g cos थीटा। ये अपने पास हुआ है ना बच्चों। अब इसमें देखो मेरे बच्चों, ये देखो ना 2u स्क्वायर और g cos थीटा। देखो थीटा क्या है? नक्तल का एंगल, जो तो फिक्स होता है बच्चों, एक बार नक्तल जो स्लोप जो रैंप बन गया वो तो बन ही गया, तो ये वैल्यू तो फिक्स है, केवल क्या चेंज है? ये और ये। तो मैं इसको k मान लेता हूं ना, ताकि इजी रहे। तो r बराबर k कांस्टेंट मान लिया, k sin अल्फा, और ये कितना जाएगा? cos अल्फा प्लस थीटा। ठीक है मेरे बच्चों, समझ आया ये चीज? चलो अब क्या करेंगे अपन, इसका अवकलन करेंगे, किसके सापेक्ष? अल्फा के सापेक्ष। तो अल्फा के सापेक्ष अवकलन करके किसके बराबर देंगे? 0। पहले अवकलन कर लेते हैं, तो k तो कांस्टेंट है, बाहर निकालो। अब देखो चलो ये u और ये क्या है? v, तो uv चैन
संकलन ये पढ़ाया होगा सर ने आपको, अवकलन करना सिखाया होगा। तो देखो u ऐसे कैसे लिख दो, sin अल्फा ऐसे कैसे, cos अल्फा प्लस थीटा, तो cos थीटा का अवकलन क्या होता है माइनस के sin थीटा, है ना। और फिर अल्फा का फिर करेंगे अवकलन, कितना जाएगा 1। ठीक है बच्चों, इसको मैं मिटा देता हूं, फिर प्लस। अब क्या करेंगे, u ऐसे कैसे v का अवकलन का, अब v ऐसे कैसे, cos अल्फा प्लस थीटा ऐसे कैसे, और sin करेंगे तो sin अल्फा का कितना हो जाएगा अवकलन, sin अल्फा का अवकलन हो जाएगा cos अल्फा। ठीक है बच्चों, अब देखो अब क्या करेंगे अपन, k माइनस कॉमन ले लो, ये माइनस क्या है, इसको ऐसे लिख देते ना, देखो cos a cos b माइनस sin a sin b, तो किसका सूत्र बन जाएगा cos a प्लस b का, तो cos a कितना है अल्फा प्लस थीटा प्लस b कितना है अल्फा, तो cos a प्लस b का सूत्र cos a cos b माइनस sin a sin b, तो ये था dr बाई d अल्फा की वैल्यू। अब इसको किसके बराबर रखना है मुझे, 0 के बराबर, क्यों, क्योंकि मुझे क्या चाहिए मैक्सिमम रेंज चाहिए, यानी परास क्या चाहिए अधिकतम, मैक्सिमम रेंज चाहिए। तो कोई भी चीज मैक्सिमम चाहिए या मिनिमम चाहिए उसके लिए अवकलन करके 0 के बराबर रखना पड़ता है। क्यों, वो आप मैथ लो, 12वीं में आओ, जीवी सर से पढ़ो, मैथमेटिक्स गुरु से पढ़ो, आपको पता लग जाएगा। तो बच्चों देखो अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास, इधर से स्टार्ट करता हूँ, इधर से चलो, cos अल्फा प्लस अल्फा कितना जाएगा 2 अल्फा प्लस के थीटा बराबर 0। बच्चों ये एंगल किस पे 0 होता है, मतलब इस पूरे की जगह मैं क्या रखूं कि 0 हो जाए, पाई बाई 2 ना, तो 2 अल्फा प्लस थीटा बराबर क्या रखूं पाई बाई 2, है ना। तो यहां से चलो इसको निकाल लेते हैं, बाद में करेंगे, है ना। तो यहां से मेरे बच्चों क्या आएगा अल्फा की वैल्यू, तो यहां से अल्फा की वैल्यू आ गई अपने पास कितनी, पाई बाई 2 माइनस थीटा बटे 2, या अल्फा की वैल्यू है पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। तो अल्फा की इस वैल्यू के लिए आर क्या होता है मैक्सिमम। अब अपन से देखो, अपन से ये नहीं बोला कि अल्फा की किस वैल्यू के लिए आर मैक्सिमम, अपन से बोला है आर मैक्सिमम बताओ, आर मैक्सिमम कितना होगा। अब आर मैक्सिमम क्या होगा, तो अल्फा की ये वैल्यू आप किस में रख दो, इस वाले समीकरण में रख दो, तो आंसर आ जाएगा, इसमें रख दो आप, है ना बच्चों, समझ में आया ना। तो जब अल्फा की वैल्यू आप इसमें रख दोगे तो आपके पास जो आर आएगा वही क्या जाएगा इसका आंसर। तो चलो रख के चेक करते हैं। तो देखो आर बराबर, है ना, आर बराबर 2u स्क्वायर बटे जी कोस स्क्वायर थीटा, है ना, जी कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, फिर क्या आएगा, ये साइन अल्फा आएगा, साइन अल्फा, और ये कितना आएगा कोस ए कोस बी, तो कोस ए माइनस बी ना, सॉरी कोस ए प्लस बी, ये आएगा। ठीक है, समझ में आया बच्चों। चलो अब देखो यहां से क्या करेंगे, तो r इज इक्वल टू 2u स्क्वायर बटे g कोस स्क्वायर थीटा। अब बच्चे इस दो को देखो, इस दो को मैंने इसको दे दिया, कहीं गलती तो नहीं कर रही ना, 2 sin अल्फा cos अल्फा प्लस थीटा। अब बच्चों देखो मैथ में आपने पढ़ा है 2 sin a cos b का सूत्र, 2 sin a cos b का सूत्र क्या होता है, 2 sin a cos b का सूत्र sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b प्लस, है ना, ये है ना, sin a प्लस b, 2 sin a जोड़ेंगे ना अपन तो प्लस लगाना चाहिए। ठीक है, ये होता है ना बच्चों। तो 2 sin a cos b का सूत्र क्या होता है, अरे गुरुजी आपको नहीं मालूम क्या, मैंने शुरू यही होता है ना, 2 sin a cos b का सूत्र क्या होता है, sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। अब a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू अल्फा है ना, यहाँ a की वैल्यू कितनी है अल्फा, और b की वैल्यू क्या मांगे हमने अल्फा प्लस थीटा, है ना, यही माने ना। तो अपन वैल्यू पुट करो, तो वैल्यू जब अपन पुट करेंगे तो रखो कितना जाएगा sin a प्लस b, तो अल्फा अल्फा तो कितना जाएगा 2 अल्फा प्लस थीटा, है ना, प्लस sin a माइनस b, a कितना है अल्फा माइनस b कितना है माइनस अल्फा माइनस थीटा, अल्फा प्लस अल्फा माइनस थीटा, है ना बच्चों। तो sin 2 अल्फा प्लस थीटा,
तो 2 अल्फा प्लस थीटा की वैल्यू तो भैया हमने निकाली थी, 2 अल्फा प्लस थीटा की वैल्यू कितनी है पाई/2, तो यहाँ पे 90 आ जाएगा, 90 डिग्री। और साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस के साइन थीटा, तो साइन ऑफ की वैल्यू 1 माइनस साइन थीटा। तो बच्चों समझ में आया 1 माइनस साइन थीटा। तो r मैक्स कितना हो जाएगा, r मैक्स हो जाएगा u स्क्वायर बटे g cos स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो बच्चों में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओ हाँ, और ये पूरा कितना है मैक्स के लिए, यह है 1 माइनस साइन थीटा, तो ये कितना है 1 माइनस साइन थीटा। अब मेरे बच्चों देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a प्लस b a माइनस b सूत्र बनेगा, तो 1 माइनस साइन थीटा। अब जब इसके अपन घटक करेंगे ना देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये रहेगा 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, तो 1 माइनस साइन थीटा से 1 माइनस साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो r मैक्स कितना आ जाएगा अपने पास, तो यहां से r मैक्स आ गया मेरे बच्चों, r मैक्स इज इक्वल टू u स्क्वायर बटे g 1 प्लस साइन थीटा। तो ये इसका आंसर आ गया ना बच्चों। तो समझ में आया बच्चों। अच्छा बच्चों नक्तल में देखो दो कंडीशन, अब ये नक्तल अपन ने यहां से फेंका नीचे से, अच्छा यदि मैं ऊपर से फेंकता तो क्या फर्क पड़ता, यहाँ पे माइनस लग जाता, तो नीचे से फेंका तो प्लस आएगा, ऊपर से फेंका तो माइनस आएगा, इतना सा डिफरेंस है। ठीक है, अब आप कर सकते हैं बच्चों। तो समझ में आया मेरे बच्चों क्या है ये नक्तल वाला है ना। क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं बच्चों, बहुत सारे, अभी तो अपन कुछ डिस्कस करेंगे, चौक लेते हैं इसके ऊपर जो है कितने अनेकों सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए कॉन्सेप्ट लेके चलते चलो। अब मेरे बच्चों देखो एक क्वेश्चन और फिर इसको अपन समाप्त करते हैं। तेरी दुनिया। अब देखो मेरे बच्चों क्वेश्चन आपसे क्या बोला गया है, देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना, मैं क्वेश्चन ही समझा देता हूँ। क्वेश्चन बोला गया है कि एक पेड़ था, क्या था एक पेड़, ओ वाह, एक बार एक पेड़ था, वो नहीं एक पेड़ है, ठीक है बच्चों, ये पेड़। क्वेश्चन को समझना बच्चों, क्वेश्चन क्या बोला गया आपसे कि एक पेड़ है और जिसकी हाइट कितनी है h है, इसकी हाइट कितनी है, इस पेड़ की हाइट, इस पेड़ की हाइट है h, ठीक है बच्चों। अब यहां से एक शिकारी था, क्या था बच्चों, एक शिकारी, यहां पे एक शिकारी था, क्या था मेरे बच्चों, शिकारी था, हंटर था। उस शिकारी ने इस प्रकार बंदूक चलाई कि वो बंदूक की गोली इस पेड़ को छूती हुई इस पेड़ से अधिकतम 2h ऊंचाई जाते हुए ऐसे टकराई। समझ में बच्चों, थोड़ा सा सेकंड बना, कोई बात नहीं, थोड़ा इसको पास दे लो, थोड़ा सा पास दे लो, अच्छा डायग्राम बनाएंगे ना तो अच्छा समझ में आएगा। तो ऐसे शिकारी ने यहां से कराई ना, और ये जो बंदूक की गोली थी इस पेड़ को जस्ट छूते हुए और 2s ऊंचाई पे गई, ऐसे डबल, ऐसे ऐसे। अब समझ में आया। तो बच्चों क्या करा, शिकारी ने यहां से बंदूक चलाई जिसका वेग मान लो और एंगल कितना है इसका थीटा मान लो, यहां से बंदूक चलाई और पेड़ को छूती हुई और ऐसे, और अधिकतम ऊंचाई कितनी थी, पेड़ की ऊंचाई, यानी इस गोली की जो अधिकतम ऊंचाई थी ना वो पेड़ की ऊंचाई के डबल थी, यानी 2h। ये समझना है, ठीक है। एक अलग सा चौक ले लेता हूं, हाँ एक्सप्लेन के लिए। चलो तो समझ में आया। पहला क्वेश्चन, पहला भाग क्या था कि शिकारी ने इस प्रकार बंदूक चलाई, इस प्रकार गोली चलाई हुई कि वो गोली पेड़ को छूती हुई, h ऊंचाई के पेड़ को छूती हुई 2h ऊंचाई की अधिकतम ऊंचाई प्राप्त की, ठीक है बच्चों, 2h ऊंचाई की अधिकतम ऊंचाई उसने प्राप्त करी। चलो अब क्या बोला उसने कि पेड़ पे क्या था, पंछी, पेड़ पे क्या था, पंछी, ओहो पंछी गुनगुनाते हैं भंवरे गीत गाते हैं, आहा आहा, पंछी था इस पेड़ पे। अब क्या करा, इस पंछी की आंखें भी थी, क्या थी, आंखें। इस पंछी की आंखों ने शिकारी को गोली चलाते हुए देखा, यहां पे
जब t बराबर 0 पे समय t बराबर 0 पे गोली चली और t बराबर 0 पे पंक्षी ने इसको देखा, तो पंक्षी क्या कर रहा है, पंक्षी हॉरिजॉन्टल में v वेग से नियत, v कितनी नियत, तो नियत v वेग से, नियत का मतलब है g कितना है 0, इसके ऊपर a कितना है, पंक्षी के ऊपर 0, पंक्षी के ऊपर कोई त्वरण नहीं लगा, नियत वेग से उड़ान भरी सीधी क्षैतिज दिशा में, कहां पे भरी, क्षैतिज दिशा में, और इसने गोली चला दी, और ये गोली यूं आई और पंक्षी ऐसे गया, पंक्षी सोचा मैं बच गया बच गया बच गया बच गया, गोली आई 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 और यहाँ पे ये भिड़ंत हुई, तो इस समय यहाँ पे पंक्षी क्या हो गया, बोल्ड हो गया, पंक्षी बोल्ड फॉर दिस सिचुएशन। ठीक है बच्चों, समझ में आया बच्चों? तो अब आपसे बोला क्या गया है, अब आपसे क्वेश्चन सुनिए, तो बोल्ड हो गया पंक्षी। अब आपसे बोला गया है कि यदि इसका क्षैतिज घटक है ना, यानी शिकारी जो बंदूक की गोली का जो वेग था ना, उसके वेग का क्षैतिज घटक ux, क्षैतिज वेग, यानी बंदूक की, क्वेश्चन क्या बोला लास्ट में क्वेश्चन कि जो क्षैतिज है ना, ये जो u है, इस u का क्षैतिज घटक बंदूक की गोली का क्षैतिज वेग और पंक्षी का वेग का अनुपात, यानी ux बटे v का अनुपात 1/n प्लस 1/√n हो, तो मेरे बच्चों 2n का मान ज्ञात करो, तो 2n का मान ज्ञात करो, ये क्वेश्चन आपसे बोला है। ठीक है बच्चों, सर है। चलो अब देखो बच्चों, अपन क्या करेंगे, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। सबसे पहले किससे देखेंगे, शिकारी की बंदूक से निकली गोली के बारे में बात करेंगे। शिकारी की बंदूक से निकली गोली, शिकारी की बंदूक से निकली गोली की बात करेंगे, गोली की बात करेंगे। तो शिकारी की बंदूक से निकली गोली इस समय कितना था, 0, और अपन ने बोला कि जब ये पेड़ को छुआ था ना, पेड़ को छुआ था, उस समय इसका समय था t1, जब इसने पेड़ को छुआ बंदूक की गोली, और जब इसने इसको हिट किया तो वो समय था t2। तो अब मैं आपसे बोलूं, बताओ शिकारी की बंदूक से निकली गोली ने पंक्षी को बोल्ड कितने समय पे किया, t2 समय पे, कितने समय पे, t2 समय। अच्छा मैं आपसे बोलूं कि बताओ शिकारी की बंदूक से निकली जो गोली है उसने पेड़ को कितने समय में छुआ, t1 समय में छुआ। ठीक है बच्चों, चलो अब देखो, अब मैं आपसे बोलता हूं, ये तो गए शिकारी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मैंने आपसे बोला बताओ पंक्षी कितने समय में बोल्ड हुआ, पंक्षी कितने समय में बोल्ड हुआ। तो देखो पंक्षी कब चला, पंक्षी तो देखते ही, बंदूक को देखते ही चला, तो 0 सेकंड पे, और कहा t2 पे। समझ में आया बच्चों? देखो शिकारी की बंदूक से निकली गोली ने पंक्षी को बोल्ड करने में कितना समय लगा, t2, और जब देखो गोली का चलने का समय और पंक्षी का उड़ने का समय समान था, दोनों सेम जगह पे जाके बोल्ड हुए ना, तो t2 समय, तो पंक्षी कितने समय में बोल्ड हुआ, t2 समय में, और शिकारी की बंदूक से निकली गोली ने पंक्षी को बोल्ड कितने समय में किया, पंक्षी को बोल्ड t2 समय में किया। अच्छा, और पेड़ को छुआ कितने समय में, t1 समय में। ठीक है, अब सुनो मैंने कहानी, तो अब सुनो, मैंने आपसे बोला बताओ पंक्षी का वेग यदि v था तो उसने कितनी दूरी तय करी बोल्ड होने में, तो पंक्षी कितनी दूरी तक बचा, तो पंक्षी ने कितनी दूरी तक जान बचाई, तो पंक्षी ने कितनी दूरी तक जान बचाई, तो कितने समय तक भागा वो, t2 समय तक, कितने वेग से, v वेग से, a कितना था 0, तो सिंपल क्या रहेगा v t2, ये दूरी, और यही दूरी अपन ऐसे निकाल सकते हैं बच्चों। देखो
ये दूरी जो ये वाली दूरी थी, ये वाली दूरी, वही दूरी तो ये होगी ना ये। और ये कैसे निकालूंगा, देखो बच्चों, ये जो बिंदु की गोली था ना, इसका भी ax कितना होता है 0। तो अब इसका यहाँ पे इस समय कितना था t1, और इस समय पे समय कितना था इसका t2। तो बिंदु की गोली ने ये वाली दूरी यहाँ से और यहाँ तक कितने समय में पार करी, t2 माइनस t1 समय में, बहुत कम समय में ना, तभी तो वो हिट कर पाया। तो और कितने चाल से, ux चाल से, तो ये रहेगा ux t2 माइनस t1। तो ये वाली दूरी और ये वाली दूरी क्या है, समान है। समझ में आया बच्चों? चलो, तो ये अपना पाथ रिलेशन हो गया। अब यहां से अपन से क्या निकालना है, ux बटे v। तो ux बटे v बराबर हो जाएगा t2 माइनस t1 बटे, नहीं हाँ बात है बच्चों, v इधर आएगा t2 इधर, तो मुझे ला लो, ये गलती हो रही है, t2 बटे t2 माइनस t1। तो ये अपने पास आ गया। समझ में आया बच्चों? तो इसको साइड में लिखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ux बटे v बराबर कितना आ गया, t2 बटे t2 माइनस t1। ठीक है बच्चों? चलो, समझ में आया इतना? अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखो मेरे बच्चों क्या है, अब बच्चों अपन किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, द्वितीय। देखो मैं बनाता हूं इस वाले, ये जो u है ना, इसका मैं कर लेता हूं क्या, क्षैतिज वाले, मतलब ऊर्ध्वाधर एक v में गति लगाता इस बिंदु की गोली। तो दूरी का सूत्र क्या होता है, द्वितीय नियम से, गति के दूसरा नियम, x बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये ना। अब देखो बच्चों, यहाँ पे जो ये वाली जो दूरी ये है ना, इस बिंदु की जो दूरी, बिंदु की जो y अक्ष में जो है ना छाया, ये y अक्ष की छाया h दूरी जो है ना पेड़ को, h दूरी बच्चों, ये देखो ऐसे भाग रहा है ना बिल्कुल क्षैतिज, तो ये दूरी भी कितनी रहेगी, h होगी ना। तो इसका मतलब बिंदु की गोली का जो y अक्ष में जो छाया था ना, y अक्ष की जो छाया थी, वो h को दो बार मिल रही है, एक बार जाते समय और एक बार आते समय। देखो, एक बार जाते समय और एक बार आते समय, है ना। तो इसका मतलब जाते समय का समय और आते टाइम का समय, तो दो समय हो गए। तो दो समय हो गए, तो समय के रूप में मुझे क्या निकालना है, द्विघात समीकरण। मैथमेटिक्स वाले बच्चे जानते हैं अच्छे से, ठीक है। मुझे कितने समय चाहिए, दो। तो मैं क्या करूं, दो समय निकालने के लिए क्या करूंगा, टी का द्विघात समीकरण बना लूं। द्विघात समीकरण में जो मूल आएंगे टी के, वही क्या होंगे, उसका आंसर होंगे। तो ये चीज समझ आ गई। चलो, अब ये u कैंसिल है, uy। तो अब पहले मुझे uy निकालना है। तो uy कैसे निकालूंगा, अधिकतम ऊंचाई से। अभी सूत्र बताया था, अधिकतम ऊंचाई का h बराबर कितना होता है, uy स्क्वायर बटे 2g, यही होता है। uy के लोग h के लोग कितनी है, 2h, और 2g इधर चल जाएगा, तो 2h कितना हो जाएगा, 4hg बराबर uy स्क्वायर। तो uy की वैल्यू कितनी जाएगी मेरे बच्चों, 2 रूट hg, और g की वैल्यू कितनी है, 10, तो 2 10h, तो 2 रूट 10h। तो x की वैल्यू रखूंगा h, ये वाली दूरी पे ना, uy की वैल्यू रखूंगा कितना, 2 रूट 10h t प्लस एक g की वैल्यू 10 है ना, तो 5, तो 5t स्क्वायर। तो कितना जाएगा अपने पास, 5t स्क्वायर माइनस 2 रूट 10h t प्लस के h बराबर 0। ये बन गया t का द्विघात समीकरण। ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, इसमें देखो बच्चों, t2 माइनस t1 क्या होंगे, मैंने दो मूल होंगे इसके, t1 और t2। इसके कितने मूल होंगे मेरे बच्चों, दो मूल होंगे, t2 और t1। अब देखो ये क्या है, मूलों का डिफरेंस। तो मूलों का डिफरेंस द्विघात समीकरण में आपके समय बताया है। मैथमेटिक्स के बच्चे जो पढ़ रहे हैं, गणित के बच्चे यदि देख रहे हैं, तो और बायो के बच्चे जो देख रहे हैं, आपको मैं आपसे बोलता हूँ, मूलों का अंतर 10वीं क्लास में पढ़ा है। तो द्विघात समीकरण के मूलों का अंतर क्या होता है, रूट डी अपॉन ए, बस सिंपल। तो रूट डी, डी क्या होता है, इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसका बी स्क्वायर करेंगे तो कितना जाएगा, ये रूट 40h, मतलब ये 40h हो जाएगा, और माइनस के 4, तो ये माइनस के 20h, तो बटे ए क्या कितने है, 5। तो बच्चों ये कितना जाएगा अपने पास, ये जाएगा रूट 20h बटे 5।
ठीक है बच्चों, तो T2 माइनस T1 समझना है। T2 माइनस T1 कितना है, √20h बटे 5। तो ये तो सीधे निकाल लिया अपने। अब देखो मुझे निकालना है क्या, T2। T2 से निकालना है 1 मोल। अब 1 मोल कैसे निकालूंगा, तो देखो ये तो मोलों का डिफरेंस का सूत्र है ना। अब मुझे 1 मोल निकालना है, कौन सा वाला मोल निकालना है, बड़ा वाला है ना। T2 क्या है, बड़ा वाला ना, बड़ा समय, तो प्लस लेके, तो प्लस लेके जो समय करूंगा T2 बराबर हो जाएगा माइनस, तो ये माइनस क्या रहेगा प्लस, तो 2√10h है ना, ये होगा। फिर प्लस ही लेके करूंगा ना, वही बड़ा वाला मान आएगा, प्लस इसका स्क्वायर करूंगा, √t की वैल्यू कितनी है 20h बटे 2a, तो 5 बनेगा कितना जाएगा 10। ठीक है बच्चों, हाँ सही है ना, अपन सही तो कर रहे हैं ना, हाँ सही है। अब देखो इसमें अपन 2 से काट दो, उसको 2 आ रहा है इसमें, हाँ 5 चौका 20, तो 2 ले लो 5, तो 2 से काट दो तो T2 कितना जाएगा, T2 हो जाएगा √10h प्लस √5h बटे 5। तो ये आ गया पास T2 ज्यादा, तो T2 ये आ गया, T2 माइनस T1 वो आ गया। अब वैल्यू पुट कर दो, अब इसका कोई काम नहीं, अब इस चित्र को मिटा दो। तो अपन से इधर बोला है, तो देखो Vx बटे सॉरी Ux है ना 36 बटे V बराबर T2 की वैल्यू कितनी है, T2 की वैल्यू है √10h प्लस √5h बटे 5 बटे V की वैल्यू कितनी है, मतलब T2 माइनस T1 की वैल्यू कितनी है, √20h बटे 5, यही ना, 5 से 5 होगा, तो ये आ जाएगा। अब देखो रूट बीच, तो रूट ऐसे कर दो, तो √10h बटे √20h प्लस √5h बटे √20h। अब अच्छा देखो √20h है ना, तो √20h को लिख सकता हूं मैं 2√5, 20 लिख सकता हूं, 2 बाहर आ जाएगा, 4 लेके 5, तो √5 से √5 कट जाएगा, तो ये तो जाएगा 1/2 प्लस अपन को क्या बनाया है, देखो अपन से दिया हुआ है क्वेश्चन में ux बटे v बराबर कितना 1/n प्लस 1/√n, तो 1/n, अब 1/√n, तो अब बच्चों इसको मैं ऐसे ले इसको ऐसे ला सकता हूं √20h बटे √10h, तो s से कट गया, तो ये रहेगा 2, तो कितना जाएगा 1/2 प्लस 1/√2, ये रहेगा। अब इसकी तुलना करो इससे, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू 2 आ गई, तो 2n की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे बच्चों 4 आंसर। तो मिला लो मेरे बच्चों, समझ आया, तो कितना आंसर आ जाएगा 4। ठीक है बच्चों, तो ऐसे अपन को डिस्कस ऐसे करते रहना है, और भी कुछ डाउट हो तो बताना बच्चों, है ना। तो ये था छोटा सा एक पार्ट बच्चे को देगा, तो बहुत सारा पार्ट बचा हुआ है बच्चों, है ना। ठीक है मेरे बच्चों, हैव ए गुड डे। और बच्चों ऊपर का वो तो समझ में नहीं आया होगा, ये मैं हल्का सा कैमरे को, ये वैल्यू थी ना बच्चों, तो ऊपर की वैल्यू यदि किसी को दिखी नहीं हो तो ये वैल्यू थी, ठीक है। और बच्चों ये जो मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का आगे का पार्ट पढ़ाऊंगा उसके लिए ये जरूरी था, तो मैंने ये प्रक्षेप गति भी बताना जरूरी समझा। ठीक है मेरे बच्चों।